Hello everyone. In the last lecture, we covered the topic electron transport chain or ETC. In continuation with today, we will cover the topic oxidative phosphorylation or chemoosmosis, means synthesis of ATP. This electron transport chain and oxidative phosphorylation or synthesis of ATP are tightly coupled with each other. Oxidative phosphorylation. What is oxidative phosphorylation? Oxidative phosphorylation is the process in which transport of electrons through electron transport chain is linked with release of free energy. Means जो वहाँ पे electron transport chain में transport हो रहा था electrons का, that is linked with the release of free energy, and that energy is released in the form of ATP. And how this ATP is synthesized? This is synthesized from ADP and Pi, and this synthesis of ATP is coupled with this electron transport chain, and this process is known as oxidative phosphorylation. So it means क्या है oxidative phosphorylation? It is process of synthesizing ATP by using ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है NADH का, FADH2 का, तो वो जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं उनका कपलेशन जो हो रहा है एटीपी सिंथेसिस के साथ, दैट इज ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन की साइट जो है दैट इज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन. दैट इज ऑल्सो नोन एज एटीपी सिंथेज एंजाइम और एटीपेज. Sites of oxidative phosphorylation in electron transport chain. In electron transport chain में what are the sites and how many sites are there for the synthesis of ATP? There are three reactions in the electron transport chain that are hexagonic or result in the synthesis of 3 ATP molecules. These three sites are oxidation of FMNH2 by coenzyme Q. जो FMNH2 का ऑक्सीडेशन होगा coenzyme Q में, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे FMNH2 से coenzyme Q में. सेकेंड, ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम B2 बाय साइटोक्रोम C1, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे दैट आर फ्रॉम साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम C1. नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रिएक्शन and the fourth complex fourth. तो each one of above reaction represent the coupling site. जो हर एक साइट है इस पे एक एटीपी की सिंथेसिस होगी. बट हम देखते हैं कि जैसे NADH उसमें 3 एटीपी सिंथेसिस होते हैं और FADH2 उससे 2 एटीपी सिंथेसाइज क्यों होते हैं? उसका रीजन भी यहीं पे है, क्योंकि जो FADH2 की सिंथेसिस होती है, जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है, वो ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इस रिएक्शन को वो स्किप कर देता है, क्योंकि जो FADH2 है उसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स 2 से स्टार्ट होता है. तो उसमें जो ये ऑक्सीडेशन स्टेप है FMNH2 से कोएंजाइम Q, ये वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए उसमें क्या सिर्फ 2 साइट ही प्रेजेंट होती है. दैट्स व्हाई on the oxidation of FADH2 only 2 ATPs are produced and on oxidation of NADH 3 ATPs are produced, क्योंकि जो FADH2 के ऑक्सीडेशन में वो फर्स्ट साइट में प्रेजेंट उसमें नहीं होती. That's why FADH2 produce only 2 ATPs on oxidation. एनर्जेटिक ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, कि इसमें जो एनर्जी है किस टाइप से बन रही है, कि क्या एनर्जी क्यों सिंथेसाइज हो रही है, कैसे एनर्जी बन रही है. तो दैट एनर्जी जो रिडॉक्स पेयर है इसका फाइनली जो, क्योंकि जो इनिशियली जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होना शुरू होते हैं दैट इज NADH, और जहां पे फाइनली वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन, और उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है दैट इज +0.H2. तो इन दोनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारे पास आएगा 1.14 वोल्ट. ये रिएक्शन होगी 1/2 O2 प्लस NADH2, ये अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन को, एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2 और एक जो रिड्यूस्ड NAD प्लस है वो मिल जाएगा इसको. तो यहाँ जो ये डिफरेंस है रिडॉक्स पोटेंशियल में, और इस रिडॉक्स पोटेंशियल की जो एनर्जी है, ये जो 1.14 वोल्ट जो डिफरेंस आया है इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में, दैट इज इक्विवेलेंट टू 52 कैलोरी पर मोल एनर्जी. और इसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने देखा है कि जब एक NADH ऑक्सीडाइज होता है तो वहां पे क्या 3 ATP निकलते हैं. तो 3 ATP निकलेंगे तो कितनी एनर्जी यूज हो जाएगी इस 52 में से 21, क्योंकि एक ATP की एनर्जी कितनी होती है 7.3 कैलोरी, तो 3 में क्या हो जाएगा 21.9 कैलोरी. तो आउट ऑफ 52 21.9 कैलोरी इज यूज टू सिंथेसाइज द ATP. तो इसी वजह से हम फिर निकालते हैं कि जो एफिशिएंसी क्या है एनर्जी कंजर्वेशन की, यहाँ पे
टोटल एनर्जी जो फॉर्म हो रही है वो 52 है, 52 कैलोरी, बट एटीपी की सिंथेसिस में यूज हो रही है सिर्फ 21.9। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 42%। मीन्स जो एनर्जी की कंजर्वेशन के वो क्या होगी 42% है। तो 42% जो एनर्जी है दैट इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ 3 एटीपी, और जो बाकी बच जाएगी उसके बाद में दैट इज लॉस्ट एज, जो 58% बचेगी दैट इज लॉस्ट एज हीट एनर्जी। और ये हीट लिबरेशन वेस्ट नहीं है कि भी हमारे जो 52 है सिर्फ वही यूज हुई, बाकी तो वेस्ट प्रोसेस है, नहीं, ये भी नेसेसरी है जो एज ए फॉर्म ऑफ हीट। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो स्टेप है एटीपी जनरेट करना है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, एंड यही जो एनर्जी है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो जो हीट एनर्जी में लॉस्ट हो रही है दैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रेगुलेटिंग अवर बॉडी टेम्परेचर एंड टू मूव ईटीसी ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नो मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो एटीपी सिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, देर आर 3 हाइपोथेसिस फॉर द एटीपी सिंथेसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन: केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस, कंफर्मेशनल हाइपोथेसिस एंड कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। फर्स्ट इज केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस. This hypothesis was given by Edward Slater in 1953. फर्स्ट हाइपोथेसिस यही दिया गया था एटीपी सिंथेसिस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें क्या होगा कि एक सीरीज ऑफ फॉस्फोराइलेटेड हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बन जाएंगे जो क्या करेंगे, जो फर्स्ट प्रोड्यूस विच आर यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। मींस क्या होगा इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स बनेंगे जो कि हाई एनर्जी को कंटेन किए होते हैं, और वो फिर क्या है अपनी एनर्जी को किसमें, एटीपी में ट्रांसफर कर देंगे। और ऐसा कहाँ पे होता था, ये किसके टाइप से दिया इन्होंने हाइपोथेसिस, ये सीम्स टू बी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो कि ग्लाइकोलिसिस में सिट्रिक एसिड साइकिल में था, जहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बने थे जो कि हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है, और वो जब ब्रेक डाउन होता है तो एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने इस हाइपोथेसिस का भी यही दिया कि कुछ ऐसी ही एक चेन बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स की, और वही फिर एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। बट ये हाइपोथेसिस फेल हो गया बिकॉज देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर दिस, सो दैट्स व्हाई इट वाज रिजेक्टेड. Next hypothesis after this was conformational coupling hypothesis. This is dependent upon the conformational changes in the mitochondria. It states about the 2 conformational changes in mitochondria. One is condensed state, that is energetic state, energy rich state, and second is swollen state, that is energy पुअर स्टेट. मीन्स जब वो कंडेंस स्टेट में होगा तो क्या है उस टाइम पे वो एनर्जी की सिंथेसिस कर रहा है. क्यों? क्योंकि जब एक्टिवली फॉस्फोराइलेटिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, उनकी जो मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन वो बाहर की साइड पुल हो जाती है, पुल अवे फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन से इनर की साइड पुल हो जाती है. तो जिसकी वजह से वो क्या कंडेंस स्टेट गेन कर लेता है. अगर एडीपी वहाँ एब्सेंट होती है तो इट मीन्स क्या एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी. अगर एडीपी ही नहीं है तो उसमें क्या है माइटोकॉन्ड्रिया अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है जिसको स्वोलन स्टेट भी बोलेंगे. तो इट मीन्स एडीपी नहीं है तो क्या है वहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस नहीं हो रही. तो इस वजह से इसको स्वोलन स्टेट को क्या बोलते हैं, एनर्जी पुअर स्टेट. और कंडेंस स्टेट में या एडीपी एक्सेस अमाउंट में है तो यहाँ क्या एटीपी की सिंथेसिस होगी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनर्जी रिच स्टेट फॉर दिस. तो इसी हाइपोथेसिस के बेसिस पे उन्होंने दिया कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का रेस्पिरेटरी चेंज, और ये कंफर्मेशन चेंजेस किसकी वजह से बताई इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके अंदर जो एनर्जी है वो कॉज कर रही है इन कंफर्मेशन चेंजेस को इनर मेम्ब्रेन के अंदर. तो यही जो एनर्जी रिच कंडेंस स्ट्रक्चर है इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे एटीपी की सिंथेसिस में, एंड देन इट अगेन चेंजेस इनटू एनर्जी पुअर स्वोलन conformation, but this was also rejected. Next, till now most accepted hypothesis for ATP synthesis is that is chemiosmosis hypothesis, was given by the Paul Michel and theorized in 1961, and for that he also got Nobel Prize in Chemistry in 1978. According to this theory या this hypothesis, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट एक्ट एज ए फ्यूल फॉर कीमोऑस्मोसिस. की जो कीमोऑस्मोसिस होगी उसको जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जो फ्यूल है वो कौन से हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं दैट आर एक्टिंग एज फ्यूल फॉर कीमोऑस्मोसिस. क्यों, कैसे वो फ्यूल का काम करेंगे, एज इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्ट सम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज लॉस्ट विद ईच ट्रांसफर.
जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो रही है। और वो एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है वो कहाँ पे, क्योंकि एनर्जी क्या है, ट्रांसफर होती है हमेशा, खत्म तो नहीं होगी, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होगी। तो वो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है, फिर जो यहाँ से लॉस्ट हुई वो एनर्जी ट्रांसफर होगी जो H प्लस आयंस होंगे उनको मैट्रिक्स से मेम्ब्रेन की साइड, जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस होगा, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वहां पे उसको भेज देती है इन हाइड्रोजन आयंस को। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इन हाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स से आउटसाइड में जो इनर मेम्ब्रेन के बाहर है वहां पे इनको पंप आउट कर देती है। और उसकी वजह से क्या है, अंदर से अगर H प्लस आयन चले गए तो क्या एक प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टेब्लिश हो गया। क्यों, अगर पॉजिटिव आयन चले गए तो अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा और बाहर पॉजिटिव, तो इस वजह से क्या है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है। तो उसकी वजह से क्या, अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो हाइड्रोजन आयन जो है मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर मूव करते हैं उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की एनर्जी को यूज करके। तो जैसे ही ये बाहर की साइड मूव करते जाते हैं, जैसे इस साइड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मूव करेंगे तो बाहर की साइड एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और अंदर की साइड क्या है, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस इसमें आता है तो उसकी वजह से क्या है, जो ये हाइड्रोजन आयन बाहर की साइड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट है, ये वापस से डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं इंटर मेम्ब्रेन के थ्रू। बट जो हमने बताया था कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनके लिए क्या होती है, H प्लस आयन के लिए इम्परमिएबल होती है, ये मेम्ब्रेन में से कहीं से भी डिफ्यूज आउट नहीं कर सकते। तो इनका डिफ्यूजन कहाँ से होगा, थ्रू एटीपेज, एटीपी सिंथेज एंजाइम। तो यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है यहाँ से इनका डिफ्यूजन होगा फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स। और जैसे ही इनका यहाँ पे होगा तो इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है इस ग्रेडियंट में वो किस में हेल्प करेगी, एटीपी की सिंथेसिस में, विद द हेल्प ऑफ दिस एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। तो इन दिस वे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है दैट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो टोटल जो एटीपी निकलेंगे पर ग्लूकोज दैट इज 32 to 34 एटीपी पर ग्लूकोज। और जो 6H2O फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स यूनाइट टू ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एक तो इसमें हमने एटीपी की सिंथेसिस की, एटीपी की सिंथेसिस के अलावा भी कोई और रोल है इसका, तो उसका जो मेन रोल है सेकेंडली वो है रिसाइकलिंग ऑफ कोएंजाइम। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है दैट आल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ द कोएंजाइम्स। जैसे NADH है, NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर करेगा और रिटर्न बैक टू NAD+, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है NAD+ की, क्रैब साइकिल में भी, ग्लाइकोलिसिस में भी। तो वहां पे क्या है, ये उसको चाहिए ये कोएंजाइम NAD+ फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो वो कहाँ से मिलेगा, इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद ही, क्योंकि ये जब ऑक्सीडाइज होगा तभी तो NAD+ फॉर्म में आएगा। तो यही इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कि ये जो कोएंजाइम्स है इनको रिसाइकिल बैक करता है टू क्रेब साइकिल और जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स हैं। इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी पढ़ लिया है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी पढ़ लिया है। नाउ वी विल स्टडी द इनहिबिटर्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर देते हैं। फर्स्ट है NADH और कोएंजाइम Q इनहिबिटर्स, जो फिश पॉइजन है, रोटेनॉन, barbiturate drug, अमाइटल, एंटीबायोटिक पेरासिडिन A, these inhibit the electron transport chain from NADH और कोएंजाइम Q साइड पे इसको इनहिबिट कर देती हैं। बिटवीन साइटोक्रोम B एंड C1, जो बाल है या एंटीमाइसिन A एंटीबायोटिक है, ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये कहाँ पे इसको बिटवीन साइटोक्रोम B एंड C1 जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहां इसको इनहिबिट करेंगी। इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, और दीज आर द इफेक्टिव इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ साइटोक्रोम, वाइल साइनाइड एंड अजाइड रिएक्ट विद ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। कि वो डिपेंड करेगा कि जो ये है वो अलग साइड पे इनहिबिट कर रहा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की, क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म को इनहिबिट करेगा, और साइनाइड और जो अजाइड है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को इनहिबिट करेंगे। साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होगा कि जैसे हमने बताया था वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को इनहिबिट करेंगे। कैसे, कि जो साइटोक्रोम में Fe3+ होता है उसके साथ ये बाइंड कर देते हैं एंड ब्लॉकिंग द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू सेल डेथ। आफ्टर इनहिबिटर देयर इज अ टर्म अनकपलर्स। देन व्हाट आर अनकपलर्स?
during respiration, electron transport chain and ATP synthesis means oxidative phosphorylation are tightly coupled reactions. Electron transport chain और ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ साथ होंगे. तो these are coupled reactions. So there are many substances or inhibitors who disturb these or uncouple these electron transport chain from the oxidation of the substrate or oxidation of substrate from the ATP synthesis. So these substances who uncouples this electron transport chain or ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू द एटीपी सिंथेसिस आर कॉल्ड अनकपलर्स. मीन्स इसमें क्या होगा, जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है NADH और FADH2 का, दैट विल नॉट कपल्ड विद एटीपी फॉर्मेशन. मीन्स ऑक्सीडेशन होगा बट वहां पे एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनॉल है या आइनोफोर्स है, ये क्या करेंगे इसमें कि ऑक्सीडेशन तो होगा, एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी. जैसे आइनोफोर्स है, कैसे करेंगे कि जो एटीपी की फॉर्मेशन में क्या है कि H+ का डिफ्यूजन हो रहा है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, तो ये आइनोफोर्स जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन नहीं होने देंगे, लीकी चैनल्स क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से जो क्या है वो डिफ्यूजन नहीं होगा H+ का वापस से एटीपी सिंथेसिस के एटीपी सिंथेज एंजाइम के थ्रू. तो इससे क्या होगा, वो एटीपी की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देंगे बट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा. तो दीज आर अनकपलर्स. नेक्स्ट है इनहिबिटर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इनहिबिटर्स क्या है, ओलिगोमाइसिन, जैसे कि एंटीबायोटिक है, दैट प्रिवेंट माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन एज वेल एज फॉस्फोराइलेशन. कैसे करेगा ये ओलिगोमाइसिन इनहिबिट, क्योंकि ये किसको, एटीपी सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो कि एटीपी की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. उसके बाद नेक्स्ट है साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन. जैसे कि हमने इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा है, तो साइनाइड इज ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अगर साइनाइड प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर देगा, तो उस टाइम क्या सेल कंप्लीटली डेड हो जाएगी, उसके पास कोई और अल्टरनेट वेज भी है अपने रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करने का. यस, देयर इज अ वन वे फॉर द प्लांट्स, दैट इज साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन. बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज अल्टरनेट ऑक्सीडेज, और जिसकी हेल्प से वो अल्टरनेट पाथवे के थ्रू रेस्पिरेशन को या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंप्लीट करते हैं, एंड दैट पाथवे इज नोन एज साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन और अल्टरनेट रेस्पिरेशन, अल्टरनेट ऑक्सीडेज रेस्पिरेशन. तो जो हायर प्लांट्स होंगे उसमें क्या है, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, जब साइनाइड प्रेजेंट होगा तो उसको वो जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है उसको इनहिबिट कर देंगे. तो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या है, साइनाइड रेजिस्टेंस ऑक्सीडेज और अल्टरनेट ऑक्सीडेज, जो अल्टरनेट ऑक्सीडेज होगा दैट विल बिकम एक्टिव. तो ये जो अल्टरनेट ऑक्सीडेज है दैट विल बिकम फंक्शनल. तो उसके वजह से क्या है, नॉर्मल रूट ना लेके क्या है वो सेल क्या है, अल्टरनेट रूट के थ्रू क्या है उसको यूबिक्विनोन को डेविएट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंप्लीट करेंगे. तो जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम यूबिक्विनोन टू फ्लेवोप्रोटीन एंड टू अल्टरनेट ऑक्सीडेज, उसके बाद वो अल्टरनेट ऑक्सीडेज के पास चले जाएंगे एंड देन एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन टू द बाय द ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन उसके बाद उनको एक्सेप्ट कर लेगा. तो इसमें क्या है, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसको वो क्या कर देंगे, बाईपास कर देंगे. तो दिस इज साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन. जैसे यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन को जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 2 भी यूबिक्विनोन को देगा, और यूबिक्विनोन फिर किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 3 को, एंड देन कॉम्प्लेक्स 3 थ्रो साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 को देता है, नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है. बट यहाँ पे साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो साइनाइड है वो कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर देता है. तो उस केस में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो अपने पाथ को डाइवर्ट कर लेती है. तो यहाँ पे जो यूबिक्विनोन है ये इलेक्ट्रॉन जो देगा, ये आगे एक कॉम्प्लेक्स 3 को ना देने की बजाय ये किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देगा, अल्टरनेट ऑक्सीडेज को ट्रांसपोर्ट करेगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन फिर किसको, ऑक्सीजन को मिलेंगे, और जो एनर्जी है वो किसकी, हीट की फॉर्म में निकल जाएगी. बट यहाँ ऑक्सीजन ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है, यह वाटर न बन के क्या बन रहा है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दैट इज ए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज. तो उसकी सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे. तो ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है ये क्या है, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स में जो राइपनिंग होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. दिस H2O2 एनहांस ऑक्सीडेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ मेम्ब्रेन. यही जब फ्रूट की राइपनिंग होती है तो वहाँ पे मेम्ब्रेन्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, और मेम्ब्रेन्स की जो ब्रेक डाउन होगा तो वो किसके थ्रू होगा, ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. सिग्निफिकेंस ऑफ साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन. व्हाट इज सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि जिसको जो हायर प्लांट्स हैं इसको फॉलो कर रहे हैं.
दिस रेस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग प्रोसेस, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि ये जो क्लाइमेक्टिक फ्रूट्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन के ब्रेकडाउन में और ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है। तो दिस विल हेल्पफुल इन राइपनिंग प्रोसेस इन द फ्रूट। इट ऑल्सो जनरेट एनर्जी, क्योंकि ये क्या है, हीट की फॉर्म में एनर्जी को जनरेट कर रहा है। तो वो क्या करेंगे, इसको थर्मोजेनिक टिश्यू में हीट प्रोवाइड, टेम्परेचर हेल्प में थर्मोजेनिक टिश्यू में हीट जनरेट करने में हेल्प करेंगे। It also operates to accommodate all electron when glycolysis and Krebs cycle occur rapidly. At the time of जो rate of glycolysis और Krebs cycles है, जब वो हायर उस पे होंगे रेट पे, तो उस टाइम पे it will operate, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्लाइकोलिसिस और जो, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस और Krebs cycle अगर फास्टली ऑपरेट होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का रेट है वो भी जल्दी जल्दी से आएंगे। तो उस टाइम पे क्या है, लोड बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, और उसको अकोमोडेट करने के लिए भी साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन इज एन अल्टरनेटिव पाथवे, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोसेस जो है वो कम हो रहा है, 2 स्टेप कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बच रहे हैं, तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस वजह से क्या है, टाइम बच जाता है। तो जब हायर रेट होगा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल का, उस टाइम पे भी प्लांट इसको ऑपरेट करते हैं। एट द टाइम ऑफ नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, कि जब बट इट ऑक्सीडाइज NADH, कि जो सेल है उसको NADH की रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि NADH कहाँ पे चाहिए, NADH ऑक्सीडाइज करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि NADH ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, NAD+ बनेगा, और वो NAD+ किसको चाहिए, इसको क्रेब्स साइकिल को चाहिए। पर जो उसको सेल को ATP की रिक्वायरमेंट नहीं है, ATP नहीं चाहिए, तो उस टाइम क्या है, NAD किस लिए चाहिए, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंटरमीडिएट का काम करते हैं, जैसे ऑक्जेलो एसीटेट है, मैलेट है, फ्यूमेरेट है, तो ये अदर जो सिंथेसिस होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनमें भी हेल्प करते हैं एज ए इंटरमीडिएट। बहुत सारे जो सेलुलर कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं उनमें हेल्प करते हैं। तो दैट्स वाई ये क्या है, उस टाइम, अगर उस टाइम पे जो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके लिए अगर क्रेब्स साइकिल मूव हो रही है और ATP की रिक्वायरमेंट नहीं है सेल को, तो उस टाइम भी साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन एक बेस्ट वे है। साइनाइड रेजिस्टेंस ऑक्सीडेज हैज मच लोअर एफिनिटी, जो इनकी टुवार्ड्स ऑक्सीजन एफिनिटी है एज कंपेयर टू साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसके कंपैरेटिवली जो अल्टरनेट ऑक्सीडेज है उसकी एफिनिटी काफी कम है। मींस अगर दोनों अल्टरनेट ऑक्सीडेज भी प्रेजेंट है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि कॉम्प्लेक्स 4 दोनों प्रेजेंट है, तो जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है वो ऑक्सीजन को, उसकी एफिनिटी हाई है, वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वहां से उसका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्सीडेशन होगा। तो उस टाइम पे, तो इसका मतलब क्या है, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है वो कब, अल्टरनेट ऑक्सीडेज पाथवे वो कब होगा, सिर्फ तभी होगा जब जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बंद हो जाएगा ड्यू टू साइनाइड और अजाइड्स और मेनी अदर रीजंस। तो कब होगा, जब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज काम नहीं करेगा तभी अल्टरनेट ऑक्सीडेज काम कर सकता है, क्योंकि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एफिनिटी हाइयर है। पहले ये काम करेगा, ये नहीं होगा तो ही साइनाइड रेजिस्टेंस ऑक्सीडेज या अल्टरनेट ऑक्सीडेज काम करेगा। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, अब ये लास्ट स्टेप था रेस्पिरेशन का, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो 4th स्टेप था, तो फर्स्ट एक बार हम समराइज कर लेते हैं कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस है, पायरुवेट की फॉर्मेशन होगी, देन पायरुवेट ऑक्सीडेशन, देन आफ्टर पायरुवेट ऑक्सीडेशन एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म होगा, वो क्रेब्स साइकिल में जाएंगे। क्रेब्स साइकिल्स के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे दैट इज थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड सिंथेसिस ऑफ ATP। ये पूरा रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, और ये रेगुलेट किससे होता है, फीडबैक रेगुलेशन। क्रेब्स साइकिल में भी ATP की सिंथेसिस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP की सिंथेसिस हो रही है, ग्लाइकोलिसिस में ATP की सिंथेसिस हो रही है। तो अगर ये ATP की सिंथेसिस ज्यादा हो जाती है तो देन इट विल इनहिबिट इटसेल्फ, कि जो इसके प्रोडक्ट है रिएक्शन के वही इसको इनहिबिट कर रहे हैं, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। तो अगर ATP ज्यादा है तो वो इनहिबिट कर देगी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। अगर या फिर दो अदर एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड लाइक सिट्रेट है, NADH है, वो भी क्या है, इनहिबिट कर देंगे। इन केस सेल के बाद ATP नहीं है, ADP ज्यादा होगी उस केस में, तो उस केस में क्या है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को वो स्टिमुलेट करेंगे। तो इस टाइप से क्या है, जो रेस्पिरेशन है उसका फीडबैक रेगुलेशन होता है। एनर्जी यील्ड ऑफ रेस्पिरेशन, कितनी एनर्जी यील्ड होती है रेस्पिरेशन की ड्यूरिंग। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ यील्ड ऑफ ATP यील्ड इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक तो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मैक्सिमम जो पार्ट है एनर्जी का वो रेस्पिरेशन में जो आता है वो आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। तो हम दोनों स्टेप्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, 2 NADH निकलते हैं ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग, तो वो 2 NADH है उनसे बनेंगे 4 to 6 ATP।
2 NADH निकलेंगे जब पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा, तो उनसे मिलेंगे 6 ATP। 6 NADH सिट्रिक एसिड साइकिल में निकलेंगे, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 सिट्रिक एसिड साइकिल होंगी, तो 6 NADH प्लस 2 FADH2, उनसे 18 एंड 4 ATPs होंगे। तो टोटल मिला के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन तीनों स्टेप में 32 to 34 ATP का फॉर्मेशन होगा। और जो सबस्ट्रेट लेवल पे ATP निकल रहे हैं, 2 ATPs ग्लाइकोलिसिस में, 2 ATPs क्रैब साइकिल में, तो टोटल 4 ATPs मिल रहे हैं हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। तो दीज 4 प्लस दिस 34 और 32, तो इट मीन्स टोटल यील्ड क्या होगा, 36 to 38 ATP पर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये किस पे होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होगा रेस्पिरेशन के थ्रू, तो 36 या 38 ATPs मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। तो दिस इज एनर्जी यील्ड ऑफ द रेस्पिरेशन। समरी ऑफ रेस्पिरेशन। एंड रेस्पिरेशन है क्या, इस सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एनर्जी क्या है, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हो रही है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, जैसे ग्लाइकोलिसिस था, जो कि एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर थी, यहाँ पे शुगर की फॉर्म में स्टोर थी। तो जो एनर्जी शुगर या फैट्स में स्टोर थी, वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू किस में कन्वर्ट होगी, ग्लाइकोलिसिस या क्रेब साइकिल के थ्रू किस में कन्वर्ट होगी, इन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में, FADH2 में टेम्परेली स्टोर होगी इसमें। उसके बाद ये जो एनर्जी टेम्परेली NADH और FADH2 में स्टोर हुई थी, वो कहाँ पे चली गई, H प्लस ग्रेडियंट ने। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ड्यूरिंग H प्लस ग्रेडियंट क्रिएट किया, तो वो टेम्परेली H प्लस ग्रेडियंट में स्टोर होगी। अब ये जो एनर्जी थी H प्लस ग्रेडियंट में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, जो कि परमानेंट होगी वाया कीमोऑस्मोसिस। तो क्या हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है शुगर से NADH में, NADH से NADH या FADH2 से H प्लस ग्रेडियंट में, और उससे जो फाइनली है फिर ATP की सिंथेसिस में। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, जस्ट सिंपली ए सीरीज ऑफ एनर्जी कन्वर्जन्स। वर्सिलिटी ऑफ कैटाबॉलिज्म मीन्स क्या है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसको ये नहीं है कि सिर्फ ये सेल्फ ही रेगुलेटेड प्रोसेस है कि सिर्फ ग्लूकोज आया और उसी का रेस्पिरेशन होगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो फनल इलेक्ट्रॉन, जो ये कैटाबॉलिज्म डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स का कैटाबॉलिज्म है, प्रोटीन्स का है, का फैट्स का है, फैटी एसिड्स के थ्रू हो रहा है, ग्लाइसो अमाइनो एसिड। तो जो प्रोटीन्स और फैट्स है वो भी क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अमाइनो एसिड कैन फीड ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो जो बहुत सारे जो कैटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो इसको एनर्जी या जो फीड इलेक्ट्रॉन फीड है या जो इसको फीडिंग जो प्रोवाइड करते हैं, दीज आर ऑल्सो अदर देन बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन या फैट्स हैं, वही सारे रेस्पिरेशन को फनल इलेक्ट्रॉन फनल करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। थैंक्स।